वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर सेकंड अप्लाइड जूलॉजी से रिलेटेड है। और इस टॉपिक का नाम है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। सो इससे पहले आप इंसेक्ट जान चुके हैं, पेस्ट क्या होता है ये जान चुके हैं, और इंसेक्ट पेस्ट ये इंसेक्ट के साथ डैश लगा के पेस्ट लिखा है, तो वो पेस्ट जो इंसेक्ट हैं, सो उनका मैनेजमेंट की क्या मेथड्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप देखें, दो टर्म होती है, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो आज हम पहले इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, और फिर इसको जब ये लेक्चर हो जाएगा इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इससे कैसे डिफरेंट है। सबसे पहले अगर हम देखें, जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट है, इसको अगर आप ब्रॉड रूप में देखें तो इसको दो ब्रॉड डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। एक तो नेचुरल कंट्रोल स्ट्रेटजी है और दूसरा है अप्लाइड और आर्टिफिशियल कंट्रोल ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। तो इसमें नेचुरल कंट्रोल जैसे समझ में आ रहा है, इसमें जो नेचुरल बॉडीज़ हैं, जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, उनके थ्रू इंसेक्ट का सप्रेशन होता है, इंसेक्ट पॉपुलेशन का सप्रेशन होता है। वो नेचुरल कंट्रोल के अंडर में आता है। और जो नेचुरल एजेंसीज हैं उनका एक्सट्रीम हो जाना, जो इंसेक्ट पेस्ट के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं, तो उसके कारण से नेचर में बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनकी ओवर ग्रोथ होती है, वो सप्रेस हो जाती है, और इस कारण से इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। तो इस थ्योरी के आधार पर यहाँ पर हम नेचुरल कंट्रोल को भी इंक्लूड कर दे रहे हैं, और इस नेचुरल कंट्रोल में ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ नेचर ही पेस्ट पॉपुलेशन को सप्रेस कर रही है, इसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जो दूसरा इसका डिवीज़न है नेचुरल कंट्रोल के जो समकक्ष है, वो है अप्लाइड कंट्रोल और आर्टिफिशियल कंट्रोल। आर्टिफिशियल कंट्रोल में जितने मेथड हैं उसमें वो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें ह्यूमन मैनिपुलेट करता है, और इसमें कोई ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है। लेकिन जो दूसरा मेथड है आर्टिफिशियल, उसमें टोटली ह्यूमन के ऊपर डिपेंड है वो स्ट्रेटजी, वो मेथड्स, वो प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नेचुरल कंट्रोल जो है उसमें क्या क्या मेथड्स हैं, या कौन से फैक्टर्स हैं वो जो नेचुरल एजेंसी जिनको गवर्न करती है, और जिनसे पॉपुलेशन पेस्ट की बहुत कम या जो बैलेंस में आ जाती है। अगर ये फैक्टर्स ना हो तो पेस्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और उनके फेवर में आ जाए तो पेस्ट की पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर जाती है। तो जैसे देखें तो मेनली तीन इसमें फैक्टर्स हैं। नंबर एक क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दूसरा टोपोग्राफिक फैक्टर्स, एंड तीसरा नेचुरल एनिमीज। तो जो नेचुरल एनिमीज और बायोलॉजिकल एजेंसीज, आप देखें, या इसको हम कह सकते हैं एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर्स। दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। तो जो क्लाइमेटिक और टोपोग्राफिक फैक्टर्स हैं ये एबायोटिक में आ गए, नेचुरल बायोटिक में आ गए। इसमें जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, इसमें जैसे रेन, विंड, टेम्परेचर, अगर ये फेवरेबल कंडीशन में आ जाती हैं ये चीज़ें, तो पेस्ट की पॉपुलेशन है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर जाती है। और अगर ये एक्सट्रीम कंडीशंस में हो, बहुत ही कम हो जाना रेन का, बहुत ज़्यादा हो जाना, उसके बाद टेम्परेचर का बहुत कम हो जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना, या विंड वेलोसिटी है जो वो भी बैलेंस में ना होना, जितनी रिक्वायर है, जितनी फेवरेबल कंडीशंस है उससे कम या ज़्यादा रहना एक्सट्रीम कंडीशन पे, तो ये चीज़ें जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं उनसे पेस्ट की पॉपुलेशन सप्रेस होती है। जैसे टेम्परेचर का हाई हो जाना, तो टेम्परेचर के हाई हो जाने से बहुत ही ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी सोइल में, और उससे जो सब टेरेडियन इंसेक्ट हैं जैसे टर्माइट है, या जो कुरमुला बोलते हैं जैसे यहाँ पर वाइट ग्रब्स हैं, तो वाइट ग्रब्स की पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी उसकी पॉपुलेशन। ऐसे ही रेन का बहुत ज़्यादा हो जाना, तो अगर बहुत ज़्यादा रेन हो गया है तो जैसे एफिड्स हैं या कुछ और दूसरे इंसेक्ट हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। या जैसे और टेम्परेचर के अलावा जैसे टेम्परेचर भी हाई है और रेन भी कम हो जाए, तो उसके केस में क्या होगा कि रेन भी उस सीजन में रेन भी बहुत कम हुई हो, टेम्परेचर तो भी ज़्यादा है, तो उसके केस में पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी। तो इनका जो रेन,
विंड और टेम्परेचर है, इनका एक्सट्रीम कंडीशंस में आ जाना भी पेस्ट पॉपुलेशन को सप्रेस करता है और नेचुरल बैलेंस बना के रखता है। और जैसे ऐसे ही टोपोग्राफिक फैक्टर्स हैं, जैसे ओशियंस हैं और सी है और रिवर्स हैं या दूसरी वाटर बॉडीज़ हैं और बहुत बड़े एरिया में जो रहते हैं, तो उसमें जैसे बहुत सारे इंसेक्ट माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे वो या जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसी बीच वो इन वाटर बॉडीज़ में या जो इस तरीके की बीच में इंटरवेंशंस आ रहे हैं, तो वहाँ पर वो डेड हो जाते हैं, उनकी पॉपुलेशन किल हो जाती है। तो डिफरेंट टोपोग्राफिक जो रीजन है उसमें भी इंसेक्ट इसी कारण से डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी डिफरेंट टोपोग्राफी होने से वहाँ की जो टोटल कंडीशंस हैं एनवायरनमेंट की वो भी एकदम डिफरेंट होती है। सो ये भी फैक्टर है। फिर नेचुरल एनिमीज, सो देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे पेस्ट की पॉपुलेशन सप्रेस होती है। और ये कौन कौन से नेचुरल एनिमीज हैं? नेचर में बहुत सारे एनिमीज हैं, बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं जिनसे पॉपुलेशन कम होती है इंसेक्ट की। जैसे पैरासाइटिक इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हैं जो इंसेक्ट में पैरासिटाइजेशन करते हैं और उसको नेचुरली किल कर देते हैं। तो इस मेथड को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड भी बोलते हैं, लेकिन ये नेचुरली हो रहा है, इसमें ह्यूमन ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया है, ये नेचर में है और ऑटोमेटिकली ये वहाँ पर अपने आप जैसे ही पेस्ट की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पेस्ट जो पैरासाइट हैं वो भी अपनी ग्रोथ उनकी बढ़ती जाएगी और उस कारण से वो जो पेस्ट की पॉपुलेशन को कम कर देगी। तो ऐसे ही प्रीडेटर्स हैं, नेचर में बहुत सारे प्रीडेटर्स इंसेक्ट हैं, जैसे आपने कोक्सिनेलिड बीटल देखा होगा, बहुत सारी माइट्स हैं, प्रीडेटरी माइट्स, स्पाइडर्स हैं, बर्ड्स जो कैटरपिलर्स होती हैं उनकी पॉपुलेशन को बैलेंस में रखने के लिए बर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंसेक्ट के अलावा। फिर बहुत सारे मैमल्स हैं, जो छोटे मैमल्स हैं जो इंसेक्ट के ऊपर फीडिंग करते हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं और बहुत सारे माइक्रोबियल एजेंट हैं जो डिजीज कोज करते हैं इंसेक्ट में और उसको किल करते हैं नेचुरली, जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं। तो इसके अलावा निमेटोड्स हैं और प्रोटोजोअन्स हैं जो डिजीज करके जो पेस्ट की पॉपुलेशन है उसको सप्रेस करते हैं और उसको बैलेंस में कर देते हैं। तो ये नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है, ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं है और उसने कोई मैनिपुलेशन नहीं की है एनवायरनमेंट में। नेचर ने जस्ट नेचुरल जो फैक्टर्स हैं उनकी मदद से जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है, ओवर ग्रोथ है पॉपुलेशन की, उसको बैलेंस में करती है। तो ये नेचुरल फैक्टर्स हैं। अब हम दूसरे फैक्टर्स की बात करते हैं, वो हैं जो अप्लाइड कंट्रोल के अंदर में आते हैं। सो बात करते हैं अप्लाइड और आर्टिफिशियल कंट्रोल की। अप्लाइड और आर्टिफिशियल कंट्रोल में ह्यूमन का रोल है और इसमें ह्यूमन ही इंटरवेंशन करता है और इसमें नेचर जब डिस्टर्ब हो जाती है, उसका इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है और जो बहुत सारे फैक्टर्स हमने इससे पहले देखे थे, जो क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक या जो नेचुरल एनिमीज हैं, अगर नेचुरल एनिमीज कम हो जाएं और जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो फेवर में आ जाएं पेस्ट के, तो उसके केस में जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाती है। और वहाँ पर अगर ह्यूमन इंटरवेंशन ना करें तो जो हमारे द्वारा जो क्रॉप लगाई जाती हैं, जो प्लांट्स हैं जो हमारा फूड सिक्योरिटी बना के रखते हैं, वो उनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगा और कई बार जीरो लेवल पे हो जाता है। तो इससे हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और जो हमारी पॉपुलेशन है अगर उसको फूड ना मिले जो हमारी बेसिक नीड है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है हमारे ऊपर इनडायरेक्टली। सो इसलिए उस पेस्ट की पॉपुलेशन को कम करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं जो ह्यूमन को या जो फार्मर है वो उसको अपनाने पड़ते हैं और जो उसको साइंस ने के थ्रू एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने बहुत सारे वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव जो मेथड्स हैं वो डिवाइस किए हैं और उन्हीं को हम देखना चाहते हैं कि वो कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो मेथड्स हम अपनाते हैं पेस्ट को मैनेज करने के लिए फील्ड पे, ताकि हमारी फूड सिक्योरिटी बनी रहे। सो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें कल्चरल मेथड्स हैं, फिर दूसरा मैकेनिकल मेथड्स हैं, तीसरा फिजिकल मेथड्स हैं, फोर्थ नंबर लीगल मेथड्स,
फिर बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं पॉपुलरली। और इसमें हम दो तरीके से कंट्रोल करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में। एक तो पैरासाइट्स का, प्रीडेटर्स का यूज करना, जो नेचुरल एनिमीज थे नेचर में, उन्हीं को ही ह्यूमन यूज करता है। वो बहुत सारी बायोलॉजिकल कंट्रोल लैब है, तो वहां पर से इनको लेके हम अपने फील्ड के ऊपर जो फार्मर्स हैं वो यूज कर सकते हैं। और उसके बाद माइक्रोबियल एजेंट्स, बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोअन्स और निमेटोड्स की फॉर्मुलेशंस मार्केट में आ गई हैं, जिनको हम पर्टिकुलर पेस्ट को उसको मैनेज करने के लिए वी कैन यूज दीज माइक्रोबियल एजेंट और पैरासाइट और प्रीडेटर्स। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल दो तरीके से हो सकता है, पैरासाइट से, प्रीडेटर से, और या माइक्रोबियल एजेंट से। उसके बाद केमिकल मेथड से बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं, कार्बामेट्स हैं, सिंथेटिक पायरोथ्रोइड्स हैं और नियोनिकोटिनोइड्स हैं, तो इनसे कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा जो है ओटोसीडल और जेनेटिक कंट्रोल, जो ओटोसीडल और जेनेटिक कंट्रोल है, इसमें जो पॉपुलेशन है इंसेक्ट की, जैसे एक इंसेक्ट था जो कैटल्स का इंसेक्ट था यूएस में, कोक्लोमाइया होमनिवोरेक्स। तो जो ये डिप्टेरन फ्लाई थी, जो उसके मैगेट्स थे वो कैटल में पेस्ट थे, उनके ऊपर फीडिंग करते थे। सो एक साइंटिस्ट थे निपलिंग, उन्होंने एक टेक्निक इजाद की जिसको उस इंसेक्ट्स को स्टराइल कर देते थे उस टेक्निक के थ्रू। सो उसमें क्या करते थे कि जो मेल है, मेल की पॉपुलेशन को स्टराइल कर दिया जाता था। सो इससे क्या होता था कि जो रिप्रोडक्शन था उसमें इंटरवेंशन आ गई, और इंटरवेंशन आने से जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो ये एक जेनेटिक कंट्रोल का एग्जांपल है। और फिर बहुत सारे डिसेंट मेथड्स हैं, जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, सेमियोकेमिकल्स हैं, इंसेक्ट हार्मोन माइमिक्स हैं। सो जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं तो उसमें इसका एग्जांपल आप कॉटन, बीटी कॉटन है और बीटी ब्रिंजल है। इसके अलावा कई सारी सोयाबीन है, सोयाबीन क्रॉप जो यूज का ट्रांसजेनिक फॉर्म में आ चुकी है। हमारे देश में हालांकि ट्रांसजेनिक प्लांट्स का यूज बहुत ही कम है, सिर्फ हम कॉटन तक ही सीमित है ट्रांसजेनिक प्लांट्स में। लेकिन दूसरे कंट्री में, स्पेशली एडवांस माने जाने वाले कंट्री जैसे अमेरिका में, काफ़ी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का काफ़ी यूज है। इनको जैसे आप जानते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के नाम से पॉपुलर है। सो इसमें क्या करते हैं कि जैसे बीटी कॉटन का एग्जांपल लें, तो जो इसमें हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा एक इंसेक्ट है जिसको अमेरिकन बॉलवर्म भी बोलते हैं, उसके जो बॉल्स होते हैं कॉटन क्रॉप के, तो उनके बॉल्स के ऊपर फीडिंग करती है लार्वी, और इससे बहुत नुकसान पहुंचता था कभी पहले टाइम में। और अगर हम जीएम क्रॉप यूज ना करें तो आज भी ये एक मेजर पेस्ट है, क्योंकि ये पॉलीफेगस पेस्ट है, तो ये नेचर में रहता ही है कहीं ना कहीं दूसरी क्रॉप्स में या दूसरे प्लांट्स में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट ने कॉटन, क्योंकि नॉन एडिबल क्रॉप है, तो इसको इंडिया ने स्वीकार लिया है। और इसको जैसे महाराष्ट्र वाले एरिया हैं और दूसरे एरिया हैं, वहाँ पर जब कॉटन ग्रोइंग एरिया है, तो वहाँ पर ज़्यादातर हम बीटी कॉटन, हमने क्या किया है कि जो बैसिलस थुरिंजेंसिस है उसका जो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जीन है, उसको हमने बीटी कॉटन जो वैरायटी हैं उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा फीडिंग करता है प्लांट के ऊपर, बीटी कॉटन प्लांट के ऊपर, सो उसके अंदर क्योंकि एंडोटॉक्सिन है प्लांट वैरायटी के अंदर, सो वो एक्सप्रेस हो जाता है प्लांट में, और एक्सप्रेस होने से जो प्लांट वैरायटी है वो टॉक्सिक होती है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के लिए। सो इसी कारण से एंडोटॉक्सिन, और ये एक रिसेंट मेथड है। इसके अलावा सेमियोकेमिकल्स हैं। सेमियोकेमिकल्स में बहुत सारे जैसे फेरोमोन्स हैं या कैरोमोन्स हैं, इनका हम यूज़ करते हैं, एलोमोन्स हैं, इन सब का यूज़ किया जाता है। और इनका यूज़ करके हम पेस्ट की पॉपुलेशन को कम करते हैं या उसको बैलेंस तक लेके आते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात और इसमें हम बताएंगे कि ज़्यादातर ये कंट्रोल वर्ड हम पहले यूज़ करते थे, अब रिसेंटली हम मैनेजमेंट यूज़ करते हैं। कंट्रोल और मैनेजमेंट में अंतर ये है कि कंट्रोल, पहले की थ्योरी थी कि पेस्ट
को पूरा कंट्रोल कर दें, मतलब उसकी पॉपुलेशन जीरो लेवल पर तक लेके आए। लेकिन अभी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के अंदर हम किसी इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को जीरो कंट्रोल नहीं करना होता है, हमें सिर्फ उसकी पॉपुलेशन को इतना कंट्रोल होना होता है कि वो इकोनॉमिक डैमेज ना करे। सो अगर उसकी पॉपुलेशन है और वो इकोनॉमिक डैमेज नहीं कर रही है तो हमको उसको कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम नेचर में किसी की पॉपुलेशन, किसी इंसेक्ट की पॉपुलेशन बिल्कुल जीरो कर देते हैं तो उससे फूड चैन, फूड वेब ये डिस्टर्ब होते हैं और आने वाले जो फ्यूचर होता है उसमें कोई और दूसरा जो इंसेक्ट होता है उसकी पॉपुलेशन या दूसरे कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट आते हैं। सो इसलिए आजकल हम मैनेजमेंट टर्म का यूज़ करते हैं कि हमको पॉपुलेशन पेस्ट की इतनी कम करनी है, जीरो नहीं करनी है, इतनी करनी है कि जिससे कि वो इकोनॉमिक डैमेज ना कर पाए क्रॉप को। और इसके अलावा जो हम रिसेंट मेथड है उसमें हमने जीएम क्रॉप्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स देखे, सेमी केमिकल्स और इंसेक्ट हार्मोन माइमिक्स। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स के हार्मोन हैं उनका भी आजकल यूज किया जाने लगा, इनको बायरेशनल इंसेक्टिसाइड्स भी। जैसे हमने जो पेस्ट मैनेजमेंट है उसको नेचुरल और अप्लाइड कंट्रोल दो में डिवाइड किया है। इसके बाद अप्लाइड या आर्टिफिशियल कंट्रोल है, वो भी कई बार हम उसको दो डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं, सब डिविजन्स में। तो जैसे पहला है प्रोफाइलैक्टिक मेथड्स और दूसरा है क्यूरेटिव और डायरेक्ट मेथड्स। तो फर्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड और प्रोफाइलैक्टिक मेथड। तो इसमें क्या होता है कि प्रोफाइलिक मेथड्स में कि अभी तक इसको हम तब करते हैं कि जब इंसेक्ट नहीं आया है, लेकिन हमको इंसेक्ट पेस्ट नहीं आया, लेकिन कोई इंसेक्ट पेस्ट ऐसे हैं जो हर साल या वो एक्सपेक्टेशन उनकी ज़्यादा रहती है कि वो आएंगे ही इस बार भी, और क्योंकि वो उस एरिया या एंडेमिक पेस्ट हैं। सो ऐसे रेगुलर और एंडेमिक पेस्ट जो होते हैं उनको अगर हम पहले से ही, क्योंकि वो आने ही फ्यूचर में, जैसे आप क्रॉप लगा रहे हैं, सो हम कई बार बहुत सारे ऐसे मेथड्स का यूज़ करते हैं जो जिनको हमको पेस्ट की आने से पहले ही हमको कुछ प्लानिंग करनी होती है, जो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं फील्ड पे, और अगर हम उनको करें तो उसकी पॉपुलेशन पहले से ही सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो हम इसमें प्रोफाइलैक्टिक जो मेथड्स हैं इसमें हम क्या करते हैं कि पहले से ही फील्ड पर ऐसी मेथड्स करते हैं जिससे कि पॉपुलेशन पेस्ट की फ्यूचर में ना आए। तो कौन कौन से मेथड्स हैं? जैसे फील्ड एंड प्लांट सैनिटेशन। इसके केस में हम जो फील्ड है या प्लांट है उसमें सैनिटेशन करते हैं, जैसे कि फील्ड पे पहले प्लांट के रेमनेंट्स पड़े हैं या कोई उसके आसपास कई ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारी जो क्रॉप है उसी की फैमिली से रिलेटेड हैं, उससे क्लोज रिलेटेड हैं। जैसे बहुत सारे वीड आसपास में फील्ड में रहते हैं, तो जो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो तो कहीं ना कहीं नेचर में विद्वान रहती है, तो वो जो ऐसे प्लांट्स हैं जो नेचर में वाइल्ड प्लांट्स हैं उनके ऊपर रहती है। तो अगर आपके सैनिटेशन में हम करते क्या है कि उसमें उन वीड्स को उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का छिड़काव करके हम उनके ऊपर पेस्ट की कम करते हैं। इसके अलावा हमारे फील्ड में अगर इस तरीके के वीड हैं तो उनको हमको अपने फील्ड को सैनिटेशन करना होता है। और उसके बाद प्रॉपर कल्चरल मेथड्स, जो हमारे कल्चरल मेथड्स हैं उनको हमें प्रॉपर करना होता है। जो हमारे रीजन में कौन कौन से पेस्ट आते हैं, उनके लिए क्या कल्चरल एक्टिविटी कंपेटिबल है, तो उसके हिसाब से हमको डिसीजन लेना होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार फील्ड में प्लोइंग करते हैं, सो प्लोइंग करने से क्या होता है कि बहुत सारे जो सबटेरेनियन इंसेक्ट हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और सन रेज से, या बर्ड जो बायोटिक फैक्टर है जैसे बर्ड है या कोई उसके अलावा जो इंसेक्ट है उसकी माइक्रो हैबिटेट भी चेंज हो जाती है, तो उससे वो पेस्ट किल हो जाते हैं। और जो अर्थ के ऊपर वाले पेस्ट हैं जो सोइल के ऊपर रहते हैं वो नीचे मिट्टी में आने से उनकी माइक्रो हैबिटेट चेंज हो जाती है और वो किल हो जाते हैं। सो कई बार बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमें क्रॉप के अकॉर्डिंग करनी होती हैं, उनको हमको पेस्ट के आने से पहले हम अगर उनको करें तो पेस्ट पॉपुलेशन को सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद ग्रोइंग पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़, बहुत सारी रेजिस्टेंट वैरायटीज़ होती हैं, उनको अगर हम ग्रो करें जो पर्टिकुलर रीजन है उसके हिसाब से हम वो वैरायटी का सिलेक्शन करें तो उससे भी हम पेस्ट पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। जैसे जो पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी होती हैं वो 3 चीज़ों पर आधारित होती हैं: टॉलरेंस पर, एंटीबायोसिस पर और नॉन प्रीफरेंस और एंटीजेनोसिस पे।
जो टॉलरेंस होती है इसमें क्या होता है कि जो प्लांट वैरायटी होती है उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और वो प्लांट का जो इंसेक्ट पेस्ट है उसको टॉलरेट कर लेती है, उसका इन्फेस्टेशन होने के बाद भी उसकी यील्ड नॉर्मल रहती है। तो हम ऐसी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। फिर कुछ जो वैरायटी होती हैं ऐसी होती है कि एंटीबायोसिस, उसमें पर्टिकुलर जो पेस्ट होता है उसके लिए उसके अंदर जो उसका केमिकल कंपोजिशन होता है उस वैरायटी का वो फेवरेबल नहीं होता है पेस्ट के लिए, और पेस्ट में कोई पेस्ट उस पर फीडिंग नहीं करते हैं, तो हम ऐसी वैरायटी का यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा, नॉन प्रीफ्रेंस। तो इसके केस में हम ज़्यादातर ऐसी प्लांट का यूज़ करते हैं कि वो कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं कि वो इंसेक्ट को रिपेल करती हैं, कि उसमें वो किल नहीं करेंगी लेकिन उसको रिपेल करेंगी। उसमें कुछ इस तरीके की उसमें खुशबू रहेगी प्लांट के अंदर, जो बहुत सारे उसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है प्लांट का, कि वो उसको डिटर करेगा, जबकि वो टॉक्सिक नहीं है। एंटीबायोटिक्स के केस में वो प्लांट टोटली उसके लिए टॉक्सिक होता है अगर खाते हैं तो, और नॉन प्रीफ्रेंस के केस में वो प्लांट टॉक्सिक नहीं होता है लेकिन उसकी पॉपुलेशन को रिपेल करता है। लेकिन जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस के केस में फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रेशर नहीं बनता है इंसेक्ट पेस्ट के, और उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होती है। लेकिन एंटीबायोसिस में और कई बार जब टोटली इंसेक्ट पेस्ट को स्कैरेसिटी हो जाती है फूड की, तो उसके केस में इंसेक्ट पेस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो ये अगर टॉलरेंट वैरायटी है, ससेप्टेबल वैरायटी है, तो उससे बायोटाइप्स का डेवलपमेंट नहीं होता है इंसेक्ट पेस्ट में, और ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर दूसरा है अदर प्रोफाइलेटिंग मेथड्स, जैसे सीड ट्रीटमेंट, सीड का पहले से इंसेक्टिसाइड से ट्रीटमेंट कर देना, और जो इससे भी हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारा एक्सपेक्टेड इंसेक्ट पेस्ट है। इसके अलावा जो दूसरे मेथड होते हैं उनको बोलते हैं क्यूरेटिव और डायरेक्ट मेथड। क्यूरेटिव और डायरेक्ट मेथड में जब पेस्ट की पॉपुलेशन हमारे फील्ड पे आ गई है तो उसके केस में हमको कौन से कंट्रोल मेथड अपनाने होते हैं। उसमें कल्चरल मेथड है पहला। कल्चरल मेथड में हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन। जैसे बहुत सारी क्रॉप्स होती हैं तो उनको रोटेट करके, जो अगर इस बार हमने सोलेनेसी क्रॉप लगाई है तो जो दूसरा सीजन है हम उसमें दूसरी फैमिली की क्रॉप लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर एक ही फैमिली की अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं तो उसके पेस्ट भी सिमिलर होते हैं। तो क्रॉप को रोटेट करके हमको सीजन में अल्टरनेट जो सीजन है या एक क्रॉप के बाद जो दूसरी क्रॉप लगानी है, तो उसके केस में हमको टोटली डिफरेंट क्रॉप लगानी चाहिए जिसके इंसेक्ट पेस्ट भी डिफरेंट हो। फिर ट्रैप क्रॉपिंग, कई बार हमको ट्रैप क्रॉपिंग का यूज़ करके भी हम इंसेक्ट पेस्ट को किल कर सकते हैं। इसके केस में हम बहुत सारे जैसे कैस्टर है तो जिसको अरंडी बोलते हैं, अरंडी के पत्तों का हम एरी सिल्कवर्म में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ट्रैप क्रॉप के लिए यूज़ कर रहे हैं। ट्रैप क्रॉप के केस में हम क्या करते हैं कि ट्रैप क्रॉप ऐसी क्रॉप होती हैं जो बहुत ही मोस्ट प्रीफर्ड होस्ट हैं किसी इंसेक्ट का। जो मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप से भी ज़्यादा प्रीफर वो ट्रैप क्रॉप को करती हैं इंसेक्ट पेस्ट। तो उसके केस में हम जो फील्ड है, फील्ड के बॉर्डर पर वो ट्रैप क्रॉप लगा देते हैं, तो जो इंसेक्ट है वो एगलिंग के लिए या फीडिंग के लिए उस क्रॉप को ही, ट्रैप क्रॉप को ही प्रीफर करेगा, और जो हमारी मेन क्रॉप है उसको फीडिंग नहीं करेगा। तो जो ट्रैप क्रॉपिंग है उसमें जो हमने क्रॉप लगाई है वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया तक ही रहती है, वो मैनेजेबल भी है, और उसमें इंसेक्टिसाइड भी कम एरिया में छिड़का जाएगा। तो जब वो इंसेक्ट उसी एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रह जाता है तो वहाँ पर ही हम उसको कंट्रोल कर देते हैं। पूरी फील्ड में हमको इंसेक्टिसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं होती है। तो ट्रैप क्रॉपिंग से भी हम काफ़ी कंट्रोल कर लेते हैं अगर वो ट्रैप क्रॉप उस सीजन में जब आपकी मेन क्रॉप है उसमें अवेलेबल है। तो जैसे हम जो चिली क्रॉप है, चिली क्रॉप में फ्रूट को बोरर से चिली क्रॉप को बचाने के लिए कैस्टर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग, कई बार हम दो क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं, उसमें एक मेन क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप की रो भी लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम ऐसी क्रॉप लगाते हैं मेन क्रॉप के संग जिसके इंसेक्ट पेस्ट उस मेन क्रॉप से एकदम अलग हो, या दोनों जो क्रॉप्स हैं उनके इंसेक्ट पेस्ट एक जैसे ना हो। तो इससे क्या होगा कि जो केमिकल कंपोजिशन है दोनों क्रॉप्स का, इसी कारण से उनके इंसेक्ट पेस्ट सिमिलर नहीं है, दोनों के केमिकल कंपोजिशन प्लांट्स का अलग अलग है। तो उसमें
वो जो पेस्ट हैं उनके वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनका इंटरवेंशन हो रहा है पूरी क्रॉप में, उसमें बीच में दूसरी क्रॉप की रो है, तो मिक्स क्रॉपिंग भी की जाती है कई बार, इससे भी कंट्रोल हो पाता है पेस्ट का। फिर टिलेज ऑपरेशन, कई बार जो सोयल को उसमें वीड आ जाता है, तो वीड को हटाने के लिए प्लोइंग और होइंग करते हैं। सो उससे भी बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं, सोयल के ऊपर जो इंसेक्ट रहते हैं वो नीचे अर्थ में चले जाएंगे, सोइल के अंदर मर जाएंगे, और कुछ जो सोइल के अंदर सबटेरेनियन इंसेक्ट हैं वो बाहर आके उनको प्रीडेटर्स और सन रेज के थ्रू वो मर जाएंगे उसमें। जो उसके अलावा उनका जो माइक्रो हैबिटेट है वो चेंज होने से वो इंसेक्ट पेस्ट किल हो जाएंगे। अब इसमें अगर आप देखें कल्चरल मेथड में दूसरे मेथड्स क्या हैं, बहुत सारे मेथड हैं जैसे आपने अभी पढ़े। उसके अलावा हैं अदर मेथड्स में एडोप्शन ऑफ हाई सीड रेट, जैसे कि कई सारे इंसेक्ट हैं उसके केस में हम क्या करते हैं कि ज़्यादा सीड रेट हम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उसके रेगुलर पेस्ट हैं, उनको आना ही आना है, और वो अगर उनका हम कंट्रोल मतलब देखा जाए तो कंट्रोल करने के बाद भी वो इंसेक्ट्स आते ही हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स के केस में हम अगर हाई सीड रेट यूज़ करें और वो नर्सरी के पेस्ट हैं, तो उसमें जैसे वो सारे फील्ड में तो इंसेक्ट नहीं आएगा, तो जिसमें हमें लग रहा है कि जैसे हमने सीड उगाया और उसमें कुछ इंसेक्ट्स के थ्रू फीडिंग कर लिया है कुछ प्लांट्स में, तो हम उन प्लांट को रोगिंग कर देंगे, उनको निकाल लेंगे, और जो हेल्दी प्लांट्स हैं वो फील्ड में रहेंगे। तो इससे क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड है, जो सीडलिंग स्टेज तक ही वो इंसेक्ट पेस्ट रेस्ट्रिक्टेड है, तो उसके बाद वो नहीं आएंगे। तो इस कारण से हम जो सीडलिंग स्टेज वाले पेस्ट हैं उसमें हाई सीड रेट का यूज करके भी इंसेक्ट पेस्ट का कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, प्रूनिंग ऑफ ड्राई ट्विग्स फॉर स्केल इंसेक्ट, कई सारे जो इंसेक्ट हैं जो बहुत सारे कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे एफिड्स हैं, स्केल इंसेक्ट्स हैं, मिली बग्स हैं, तो अगर उनका इन्फेस्टेशन है तो हम उनको, और जो ट्विग है वो उस पर बहुत ही ट्विग हेल्दी नहीं है, तो उसके केस में हम उन ट्विग को काट के, हम जो प्लांट से उसको काट के जो इंसेक्ट्स हैं उनको किल कर सकते हैं। सो जो हमारा प्लांट है वो उसके बाद, क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट उससे हमने उसका इन्फेस्टेशन को एक किस्म से आइसोलेट कर दिया है, तो इन्फेस्टेशन को हम इस तरीके से भी हटा सकते हैं इस कल्चरल प्रैक्टिसेस के कारण। प्लस इसके अलावा जब हम प्रूनिंग करते हैं प्लांट को, तो उसमें जो उसका हार्मोनल जो उसमें चेंजेस भी आते हैं, तो उसका इंटरनल विगर बढ़ता है और उसकी प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी, तो उससे भी कई बार जो इंसेक्ट है उसकी पॉपुलेशन, इंसेक्ट पेस्ट है उसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। फिर दूसरा है क्लिपिंग ऑफ टिप ऑफ राइस सीडलिंग बिफोर ट्रांसप्लांटिंग टू एलिमिनेट द स्टेम बोरर एग मास। जो येलो स्टेम बोरर होता है राइस का, वो मेजर पेस्ट है, उससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो उसके केस में ये देखा गया है कि अगर इसमें जो राइस की जो टिप है प्लांट की, अगर हम उसकी प्लांट की टिप को काट दें, तो उससे उसमें काफ़ी जो उसका एग्लिंग बिहेवियर है, एक्चुअल में जो स्टेम बोरर है उसका एग्लिंग बिहेवियर है कि वो जो प्लांट है, प्लांट की लीफ की टिप के ऊपर ही वो एग्लिंग करता है। जैसे आप नीचे वाले फिगर में देख सकते हैं कि ये राइस की लीफ है, इसमें बहुत सारे एगमास हैं येलो स्टेम बोरर के। एगमास मीन्स बहुत सारे एग्स का समूह है, जिसमें उसके हेयर्स से वो उसको कवर कर देते हैं, जो मोथ होते हैं। स्टेम बोरर, ये फीमेल मोथ ने एग्लिंग कर दिए यहाँ पर येलो स्टेम बोरर के, और इससे इंसेक्ट निकलेंगे और वो फिर फीडिंग करेंगे। तो ये क्या होता है कि इनका बिहेवियर है कि राइस के ऊपर ही टिप पे ही लीफ पे ये एग्लिंग करते हैं। सो अगर हम इसके इंसेक्ट के आने से पहले, क्योंकि हम इसको पहले एक नर्सरी में लगाते हैं फिर ट्रांसप्लांट करते हैं राइस के केस में, तो हम उनको जैसे ही हम उनको ट्रांसप्लांटिंग से पहले लेके आते हैं तो उसकी क्लिपिंग कर दें हम, जो छोटे प्लांट हैं राइस के, तो उससे क्या होगा कि जो स्टेम बोरर है वो उन पर एग्लिंग नहीं करेगा, क्योंकि वो टिप पर ही एग्लिंग बिहेव करता है। ये उसका इनेट बिहेवियर है, जेनेटिक बिहेवियर है। और जो साइड में वीड रहता है तो वो इसकी जगह तब एग्लिंग करने के लिए उसको प्रीफर करेगा, और वहाँ पर एग्लिंग होने के बाद आप उसको उन वीड के ऊपर इंसेक्टिसाइड डालकर इसकी पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे कल्चरल कंट्रोल होते हैं जिनसे हम जो पेस्ट है उसकी पॉपुलेशन को कम किया जा सकता है। अब हम देखें नेक्स्ट मेथड है मैकेनिकल मेथड।
मैकेनिकल कल्चरल मेथड में एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि हम जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जो फील्ड पर हम कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे प्लोइंग करना है या इरिगेशन करना है या कोई और दूसरा तरीके की जो प्रैक्टिस है, अगर उनसे हम कोई इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन कम हो जा रही है तो हम उनको उसी तरीके से जो उसमें बेस्ट प्रैक्टिस है उसको पॉपुलेशन को कम करने के लिए हम वो कल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं। तो वो कल्चरल मेथड्स में आते हैं। अब दूसरा है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड में जब हम कोई मशीन का यूज़ कर रहे हैं, कोई मैकेनिक मशीन का या ह्यूमन डायरेक्ट इन्वॉल्व है उसमें, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड में हम कोई मशीन का यूज़ करते हैं इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके केस में जैसे कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिनका एग मास देते हैं वो, तो उसमें क्योंकि उस एग मास है तो उसमें एक एग मास के अंदर 200 एग्स हो सकते हैं। तो अगर हम उनको मैनुअली उनको हैंड पिक करके उनको फील्ड से कलेक्ट करके, ये स्पेशली वहीं पर पॉसिबल है जहाँ पर लेबर चीप है। जैसे कई रीजन्स हो सकते हैं इंडिया के, जैसे बिहार या दूसरे रीजन जहाँ पर लेबर बहुत चीप है, जहाँ पर आराम से लेबर आपको मिल पाती है, तो वहाँ पर ही हम हैंड पिकिंग वाला ये कर सकते हैं। अदरवाइज इतने बड़े फील्ड में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम इंडिविजुअली सर्च करके जो लीफ के ऊपर एग मासेज हैं हम उनको कलेक्ट करके, लार्वी और नीम को उनको कलेक्ट करके हम एक जगह पर उनको किल कर देते हैं। फिर दूसरा है प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव बैरियर्स। इसके केस में जैसे लाइट ट्रैप्स हैं, होपर डोजर है, यूज ऑफ पेपर एनवलप टू कवर पोमग्रेनेट फ्रूट्स। तो जैसे लाइट ट्रैप्स है, लाइट ट्रैप्स का हम यूज़ करते हैं। बहुत सारे मोथ्स हैं वो रात में लाइट में अट्रैक्ट होते हैं, तो हम इसमें लाइट को हम लगा देंगे जहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पेस्ट है। सो जैसे बहुत सारे फ्रूट बोरर्स होते हैं वेजिटेबल्स में या क्रॉप्स में, तो उनके जो मोथ स्टेज होती है या बटर मोथ स्टेज के केस में हम लाइट ट्रैप यूज करेंगे। तो उसके केस में, या जब बीटिल है, बीटिल वाइट ग्रब है, तो उसके जो अडल्ट्स होते हैं वो भी लाइट पर अट्रैक्ट होते हैं, तो उससे उसके अडल्ट्स हैं जो वो ट्रैप में आ जाएंगे, लाइट ट्रैप में। ये नीचे आप देख सकते हैं लाइट ट्रैप। और इससे फिर हम उनको एक जिसके अंदर कंटेनर लगा रहता है उसमें कलेक्ट हो जाते हैं, और उससे हम उसको फिर बाद में अलग से उन इंसेक्ट को, कलेक्टेड इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं। सो अडल्ट को किल करने से फिर आगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाएगी। सो लेकिन ये कम्युनिटी बेस पे हमको यूज़ करने पड़ेंगे, और सिंगली एक फील्ड पे हम यूज़ करें तो इफ़ेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर हम एक बड़े कम्युनिटी बेस पे हम इनको यूज़ करें तो इफ़ेक्टिव होते हैं ये प्रैक्टिसेस। फिर होपर डोजर, इसमें एक इसके केस में एक जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, तो उसके तरीके से वैक्यूम इसके अंदर जनरेट होता है इस मशीन के अंदर, और ये प्लांट के ऊपर हम इसको लेके चलते हैं। तो उससे जितने भी छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे होपर और जो छोटे इंसेक्ट हैं जो बहुत फर्मली अटैच नहीं रहते हैं ट्विग से प्लांट की, वो इसके अंदर आ जाते हैं, और इससे फिजिकली हम उनको अंदर उसके फिजिकली उसको वैक्यूम प्रेशर के थ्रू हम उन इंसेक्ट पेस्ट को प्लांट से ले लेते हैं और फिर बाद में उनको हम किल कर लेते हैं। यूज़ ऑफ पेपर एनवलप, जैसे पोमग्रेनेट में पोमग्रेनेट बटरफ्लाई, अनार बटरफ्लाई जो होती है वो वर्चुअल आइसोक्रेट, वो काफ़ी नुकसान पहुंचा देती है कई बार जो पोमग्रेनेट फ्रूट होते हैं। तो इसके केस में हम उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, जब वो छोटे ही होते हैं तो उसके ऊपर हम पेपर एनवलप का यूज़ करते हैं। तो पेपर एनवलप का यूज़ करने से जो वर्चुअल आइसोक्रेट है वो उसके ऊपर एगलिंग नहीं करती है, और एगलिंग ना होने से काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। लेकिन इसमें हमको इंडिविजुअल जो फ्रूट हैं उनको कवरिंग करनी पड़ेगी। तो फर्दर यहाँ पर हमको ये लेबर इंटेंसिव वर्क है, यहाँ पर लेबर का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर इनको कर लिया जाए तो ये क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है और इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव भी होते हैं, लेकिन इसमें लेबर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब फिर नेक्स्ट कंट्रोल मेथड है लीगल मेथड। इसके जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि ये क्वारंटाइन एक्ट के थ्रू आता है, और आजकल आप इसको महसूस कर ही रहे हैं। तो जैसे एनिमल क्वारंटाइन भी होता है, प्लांट क्वारंटाइन भी होता है। तो जो प्लांट क्वारंटाइन एक्ट है यूएस में, वो 1905 में आ चुका था, और ये फिर दूसरा जो एक्ट है जो इंडिया में, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट 1914, ये इसके बाद इंडिया में आया।
तो हमारे जो भी क्वारंटाइन पॉलिसी है प्लांट से रिलेटेड वो सब डीपा के थ्रू या डिस्ट्रिक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट 1914 के थ्रू ही कंट्रोल होती है। तो इसमें क्या होता है कि टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट डिजीज एंड वीड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, जिसके केस में जो न्यू पेस्ट हैं डिजीज हैं वीड्स हैं उनको दूसरी कंट्री से ना वो हमारी कंट्री में ना आ पाए, तो उसके लिए बहुत सारे एक्ट बने हैं। सो कोई भी जब हम बाहर से कोई प्लांट लेके आते हैं, प्लांट मटेरियल लेके आते हैं, तो उसके साथ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट रहता है और वो उसमें लिखा रहता है कि ये जो हम प्लांट मटेरियल है या जो उत्पाद है ये लेके आ रहे हैं इसके ये टोटली इंसेक्ट फ्री है, इंसेक्ट पेस्ट फ्री है, डिजीज फ्री है या वीड फ्री है। उसके बाद ही वो किसी दूसरी कंट्री में फॉलो होता है, जिसमें क्वारंटाइन एक्ट जो फॉलो करते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप देखें जो फार्मर्स हैं उनको भी कई बार कुछ स्पेशल रिकमेंडेशंस होती हैं कि अगर कहीं पर कोई पेस्ट है वो एंडेमिक है तो उनके लिए कि वो कौन सी क्रॉप वैरायटी लगाएंगे, कौन सी नहीं लगाएंगे और क्या उनको फील्ड प्रैक्टिसेस करनी है, क्या नहीं करनी है। तो ये भी क्वारंटाइन पॉलिसी के अंडर में आता है। आप जानते हैं क्वारंटाइन क्या होता है? क्वारंटाइन आजकल आपको जाना ही है, प्रैक्टिकली हम जान चुके हैं। तो इसके केस में क्या होता है कि कोई जो कमोडिटी है, कोई प्लांट है या कोई भी प्रोडक्ट मटेरियल हम लेके आ रहे हैं प्लांट से रिलेटेड जिसमें इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का आने का, हमारे देश में आने का खतरा है, तो हम उसको पहले ही जो हमारे सी पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं जिसके थ्रू वो आ रहा है, तो वहाँ पर क्वारंटाइन लैब्स होती हैं। तो वहाँ पर उसमें वो चेक करते हैं, वो फाइटोसैनिटरी जो सर्टिफिकेट है उसके थ्रू अगर उनको लगता है वो ओके करते हैं, देन वो हमारी कंट्री में आता है। इससे पहले जब ये हमारा एक्ट नहीं था तो उससे पहले बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट हमारी कंट्री में आ चुके हैं, जैसे सैंजियोस स्केल है, वुली एफिड है और इसके अलावा और कई सारे इंसेक्ट हैं जैसे कोटिनिक्यूसन स्केल है। तो आज हम इन्हीं मेथड्स को देखेंगे और जो मैंने मेथड्स आपको शुरू में बताए थे बहुत सारे इसके अलावा, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।